गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वक्त जो हमारी वर्कशीट आनी स्टार्ट हो गई है वो चैप्टर नंबर 9 से आई है इस बार वर्कशीट। पिछली वर्कशीट आपकी तीनों हो गई थी और हमने चैप्टर 5 के अंदर जहाँ तक वर्कशीट आई है केवल आपको वहीं तक उस चैप्टर को करना है। अब हमारा चैप्टर नंबर 9 की एक वर्कशीट इस वीक में सिर्फ अभी एक ही वर्कशीट आपकी आई है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। उससे पहले क्योंकि ये चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो गया है तो इसी को हमें करना है, तो मैं आपको इसका कुछ पार्ट जो है वो बता रहा हूँ। और ये मैंने आपको जो आपका सहायक सामग्री है, जो आपका सपोर्ट मटेरियल है, इससे आपको मैं ये चैप्टर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इस पार्ट में जो आखिरी वाला हिस्सा है इस पार्ट का, ये जो आपका जैव विकास है, ये तो आपको इस पार्ट में करना ही नहीं है। जैव विकास इस बार टॉपिक आपका कट चुका है, सीबीएसई ने इसको हटा दिया है। आपको अनुवांशिकता को करना है कि अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकता के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर किस तरीके से स्थानांतरित होते हैं, ये हमें जानना है। तो आइए अनुवांशिकी को स्टार्ट करते हैं, अनुवांशिकी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और अनुवांशिकी है क्या ये जान लेते हैं। तो अनुवांशिकी को देखिए, यहाँ पर ये क्या है, अनुवांशिकी एक अध्ययन है। किस चीज़ का अध्ययन है? अनुवांशिकी अध्ययन है अनुवांशिकता, वंशागति, विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। मतलब अनुवांशिकी एक ऐसा, उस अनुवांशिकी के अंदर हेरिडिटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। हम उन लक्षणों की और की हम स्टडी करते हैं, उन विभिन्न लक्षणों की हम स्टडी करते हैं जो पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होती है। वंशागत होने का मतलब है एक वंश से दूसरे वंश में जो लक्षण जाते हैं उसकी हम स्टडी करते हैं। और इसमें क्या अध्ययन करते हैं? इसमें विभिन्नता, और जो विविधता है यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। जनक मतलब जिससे जन्म हो रहा है, यानी आपके माता पिता अगर आपकी बात की जाए, और संतति मतलब होता है उसकी अगली पीढ़ी या बच्चे। तो जब माता पिता से जो उनके बच्चों का जन्म होता है तो उनके जो लक्षण होते हैं वो उसमें कुछ असमानता होती है। जैसे वो देखने में अपने माता पिता से थोड़े अलग लगते हैं, उनकी हाइट अपने माता पिता से जो है कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इन की जो विभिन्नताएं हैं ये क्या है? ये विभिन्नता ही तो हुई कि माता पिता की हाइट लंबी थी, बच्चे की हाइट छोटी कम हो गई। तो इन विभिन्नताओं का अध्ययन भी किस में किया जाता है? अनुवांशिकी के अंदर किया जाता है। अब विभिन्नता आपको दो तरीके से देखने को मिलती है। विभिन्नता आपको दो तरीके से देखने को मिलेगी। एक तो होगी शारीरिक कोशिका में विभिन्नता, जो आपकी शरीर की कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर जो विभिन्नताएं होती हैं उसको में देखने को मिलेंगी। एक होती है जो आपकी जनन कोशिका है उसके अंदर विभिन्नता। आपको पता है कि हमारे पास क्रोमोजोम्स की जो संख्या होती है वो होती है 23 पेयर, 23 जोड़े हमारे पास होते हैं, जिसमें से 22 हमारे शारीरिक गुणों के लिए होते हैं और एक जो होता है वो हमारा, जो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण आने वाले हैं उनके बारे में होता है। जो भी हमारे जनन कोशिकाएं होती हैं, एक क्या है ये पेयर जनन कोशिकाएं हैं। तो जो ये 22 गुण हैं ये तो आपके शारीरिक कोशिका में जो विभिन्नताएं उसको दर्शाते हैं। जैसे यह शारीरिक कोशिकाओं में आती है, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। अब ये गुण जो होते हैं कि आपके माता पिता मान लीजिए बहुत पढ़े लिखे हैं तो ये उनका बाहरी गुण है, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ये उनका बाहरी गुण है। ये जरूरी नहीं है कि माता पिता से ये गुण उनके बच्चों में आए तो वो गुण उसके अंदर नहीं जाता। तो जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर नहीं जाता उसको शारीरिक कोशिका विभिन्नता या सोमेटिक वेरिएशन कहा जाता है। ये जैविक विकास में सहायक नहीं है कि मतलब जब माता पिता से उनकी औलाद होती है, उनका बच्चा होगा, तो उसके विकास में इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि माता पिता बहुत इंटेलिजेंट है तो उससे उनकी बच्चे भी जो हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। इन्हें उपार्जित लक्षण मतलब होते हैं इनहेरिट, जो आपने जीवन में आपके अंदर आए हैं ऐसे लक्षण कि मान लीजिए आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद आपने बहुत पढ़ाई की, आपको ज्ञान मिल गया, तो ये आपने एक्वायर किया है, उपार्जित किया है, लिया है। तो ऐसे लक्षण जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। फिर है जनन कोशिका विभिन्नता की, जो जनन की कोशिकाएं होती हैं। अब ये जनन कोशिका के अंदर वो सारे गुण होते हैं जो आपको अपने माता पिता से आपके अंदर आए हैं, उसमें यह जनन कोशिका के अंदर देखने को मिलेगा विभिन्नता। दूसरा, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाएगा।
जैविक विकास, जो जीव का विकास है उसमें भी ये सहायक होता है। कि मान लीजिए किसी के बालों का कलर, माता पिता के बालों का कलर काला था, बच्चे का रंग भी जो है माता पिता पे गया, वो भी काला आया एकदम उसके बालों का कलर। या किसी के माँ बाप की हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो ये कैसे विकास हैं? ये जैव विकास हैं। इन्हें अनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। इनको अनुवांशिक हेरिडिटी ट्रेट्स भी कहा जाता है। मतलब ये आपके एक वंश से दूसरे वंश में जाते हैं। जैसे मानव के बालों का रंग, जैसे माता पिता के रंग काला था, बच्चे के कभी रंग जो है बालों का कैसा हो गया? काला हो गया। मानव शरीर की लंबाई की, किसी के माता पिता लंबे थे, बच्चे, तो ये सारे गुण कैसे हैं? अनुवांशिक गुण हैं। और आपको शारीरिक कोशिकाओं में जो गुण थे वो कैसे थे? कान में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना। अब मान लीजिए किसी ने अपने कान में छेद करा लिया, आजकल बच्चे बहुत कराते हैं, छेद करा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगली पीढ़ी जो होगी उसके अंदर भी कान में छेद रहेगा। तो ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते, वो शारीरिक कोशिकाओं में होते हैं, विभिन्नता की वजह से आते हैं। और जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो जनन कोशिका में विभिन्नता की वजह से आते हैं। अब देख लीजिए जनन के द्वारा विभिन्नताओं का संचयन किस प्रकार होता है। अब जनन आपने दो तरीके का पढ़ा है, हमें इस पार्ट में जनन के बारे में ही जानना है। जनन द्वारा परिलक्षण होती हैं चाहे जंतु, लैंगिक होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। आप जानते हैं कि अलैंगिक जनन के अंदर जो विभिन्नताएं होती हैं वो कम होती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही होता है, या तो नर होगा या मादा होगी। डीएनए प्रकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। जब एक, मान लीजिए ये पेरेंट है, पेरेंट का डीएनए है और ये बच्चे का डीएनए है, तो जब अलैंगिक जनन होता है तो इसकी कॉपी होती है, इसकी एक कॉपी होती है और वो बच्चे के अंदर जाती है। तो इसकी कॉपी के अंदर जो है न्यून त्रुटियों का मतलब है बहुत कम गलतियां होती हैं, इसलिए वहाँ पर आपको समानताएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं जहाँ पर अलैंगिक जनन होगा। अगर जनन आपका लैंगिक है तो वहाँ पर आपको दो जो है जोड़े में काम होता है, तो विविधता अधिक होती है, क्योंकि जब डीएनए की कॉपी होगी तो डीएनए दो से को डीएनए आ रहा है, तो डीएनए की कॉपी में जो है गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या कह सकते हैं कि विभिन्नता आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उसमें विभिन्नता देखने को ज़्यादा मिलती है। क्रॉस संकरण के द्वारा, गुणसूत्र क्रोमोजोम के विसंयोजन द्वारा, म्यूटेशन के द्वारा, मतलब बहुत सारी म्यूटेशन हो गया, मतलब आपके क्रोमोजोम थे एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई, तो इनके अंदर म्यूटेशन के अंदर में क्या हुआ, थोड़ा बहुत इसमें बदलाव आ सकता है क्योंकि दो लोगों से आया है, तो काफ़ी चीज़ों की वजह से विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो ये आपका है विभिन्नताएं किस कारण होती हैं। और विभिन्नताएं आपको दो तरह की कोशिकाओं में नजर आएंगी, एक शारीरिक कोशिका में और दूसरी जनन कोशिका के अंदर। आगे देखते हैं विभिन्नता का लाभ क्या है। अब ये जो हम विभिन्नताएं हम देखने को मिल रही हैं कि जनन जो है लैंगिक जनन, उसमें ज़्यादा विभिन्नताएं हैं, विभिन्नता का फायदा क्या है। तो प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवपणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। अब देखिए अगर विभिन्नताएं ज़्यादा हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो गर्मी को सहन नहीं कर सकते और कुछ ऐसे गर्मी को सहन कर लेंगे, तो गर्मी को जो सहन कर लेगा गर्म मौसम में वही जीवित रख पाएगा खुद को। तो एक विभिन्नता का लाभ तो यही है कि उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवन को अधिक गर्मी से बचने की संभावना, कि जो गर्मी को सहन कर लेगा उसके जीवित रहने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर सभी एक प्रकार के होंगे, विभिन्नता नहीं होगी, तो अगर गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी और उसे सहन नहीं, तो सभी मर जाएंगे। इस वक्त क्या है, जो सहन कर सकता है वो जीवित रहेगा। उसके बाद पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्ती का चयन जैव विकास प्रोग्राम का आधार बनता है। अब पर्यावरण में बहुत सारे कारक होते हैं, पानी है, रहने की जगह है, उनके लिए दूसरे खाने पीने की चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों का, अगर सभी एक ही चीज़ को खाएंगे तो उसे जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर उनका अलग अलग चीज़ों का कुछ वो हैं, खा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों पर पानी के लिए निर्भर हैं, यानी उनकी विविधताएं हैं तो उससे पर्यावरण में उनको आसानी से रहने की जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो सकती है। उसके बाद है स्वतंत्र फ्री ईयरलोब एवं जुड़े कर्णपाली अटैच ईयरलोब, मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। अब आप देखिए किसी किसी के कान एकदम जुड़े हुए होते हैं, फ्री ईयरलोब, और किसी के कान जो है वो एकदम जुड़े रहेंगे अपने खाल से, और किसी के थोड़ा लटके रहता है निचले वाला हिस्सा। आपकी बुक में डायग्राम भी इसको दिया हुआ है, देख लेना। तो दोनों तरीके के आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारी दो परिवर्त है, मतलब दो परिवर्तन आपको देखने को मिले जो समय के साथ साथ मानव के अंदर आपको देखने को मिले, फ्री ईयरलोब और, तो ये विभिन्नता के लाभ हैं।
इसके बाद हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर मेंडल, और ये मेंडल ही आपके लिए इस चैप्टर में सही मायने में इम्पोर्टेंट है। और जहाँ मेंडल ख़त्म हो जाएगा वहीं मेंडल के बाद एक टॉपिक और है, सिर्फ वहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए स्टार्टिंग में सिर्फ इतना ही। सभी बच्चे चैप्टर को रीड ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।